लोकसभा चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। उन्होंने गांव के लिए, किसान के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उनके समय में जिस तरीके से नौकरियां उन्होंने लगवाई है, शायद किसी दूसरे नेता ने नहीं लगवाई। चुनाव की तैयारी है ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान। सहारनपुर में राजनीति लगातार हलचलें ले रही है। कभी कोई किसी पार्टी को छोड़ देता है, कभी किसी पार्टी को पकड़ लेता है। विधानसभा चुनाव में भी यही माहौल था और अब समाजवादी पार्टी को छोड़कर एक बड़े कद्दावर नेता इमरान मसूद बहुजन समाज पार्टी में जा मिले। कुछ ही दिन पहले उनका वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है बिकाऊ पार्टी है, वहाँ टिकटें बेची जाती हैं। अब हम चौधरी इंद्र सेन जी के पास हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या इनके पार्टी छोड़ने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में और गठबंधन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इनकी कैसी तैयारियां हैं? लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। इनका लोकसभा क्षेत्र कैराना है और कैराना को लेकर ये क्या सोचते हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, आगे की रणनीति क्या रहेंगी, खासकर सहारनपुर की। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है गांव गुहांड का। चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, कैराना आपका लोकसभा क्षेत्र है और लगातार कैराना को लेकर जो जिस तरह की बातें कही जाती हैं, कभी गर्मी निकालने वाली बात कही जाती है, कभी कहा जाता है मिनी पाकिस्तान है, कभी कुछ कभी कुछ। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? आपका लोकसभा क्षेत्र है। देखिए, हमारा ये बात सही है कि गंगो विधानसभा कैराना लोकसभा क्षेत्र में आवे, लेकिन हम सहारनपुर लोकसभा में भी अपना बराबर जो है योगदान देते रहेंगे। और जहाँ तक आपने कही मिनी पाकिस्तान की या उसकी बात है, ये तो आप देख ही रहे हैं। ये सब एक राजनीति, वोट पाने की राजनीति का एक हथकंडा मात्र है। नहीं तो ये देश की आज़ादी के समय से ये देश हमारे जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनको लेके आगे बढ़ रहा है और हमारा संविधान कोई भेदभाव नहीं दिखाता। धर्मनिरपेक्षता के साथ सभी लोग जो हैं एक दूसरे का सहयोग करते हुए, योगदान करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। आपकी क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? क्या लोकसभा चुनाव में आप भी अपना दांव पैंच आजमा सकते हैं? नहीं, आजमा सकते नहीं, राजनीति में दांव पैंच की क्या बात है। ये तो जनता की सेवा करने का एक बेहतरीन मौका है। लोकसभा चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है और शुरू से ही हम तैयारी में हैं। अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आपको लगातार जिस तरीके से आप हार देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है लोकसभा के चुनाव में उभर कर आएंगे आप कुछ? क्योंकि जो कद आपके पिताजी का था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। उनका जो चरित्र है वो जोगा तो है, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप नीचे आते जा रहे हैं? क्या कारण लगता है आपको उसके पीछे? क्या पार्टी की वजह से तो पार्टी की तरफ से आपको तवज्जो नहीं मिल रही? लगातार आपका वोटिंग भी बढ़ा है, इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? देखिए, जहाँ तक उनके कद की बात है, उनका कद तो यथावत रहेगा। उनके कद को कोई न तो छू सकता है न उसको डिगा सकता है। वो तो एक व्यक्तित्व थे, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी। उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया। उन्होंने गांव के लिए, किसान के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। उनके समय में जिस तरीके से नौकरियां उन्होंने लगवाई है, शायद किसी दूसरे नेता ने नहीं लगवाई। हर तरफ अब तो ये विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि, ग्राम प्रधान निधि, ये सारी निधि आ रही। उस वक्त नहीं था, लेकिन देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पेयजल की हो, ट्यूबवेल वगैरह उनके समय में सबसे ज़्यादा लगाई थी। बिजली के हैं काम में उन्होंने सबसे ज़्यादा की थी। सड़कों का काम, उनके लंबी लंबी सड़कें उनके समय में हुई थी। पुलों का काम हुआ था उनके समय में। तो बहुत सारे काम उन्होंने उस वक्त में किए जब कोई निधि नहीं होती थी। तो लिहाजा उनका कद, राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है। अब आप एक बात देखिए, आज जिस तरीके की राजनीति हो गई, सही बात तो मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल निसंकोच होकर कि आज आदर्श, मूल्य और सिद्धांत, राजनीति में इनका स्थान जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। पता नहीं किस तरीके की पसंद बढ़ती जा रही है कि इन चीज़ों को, जो नेता लोग, पहले नेताओं को सुनने के लिए जनता घंटों घंटों जो है सड़कों पर खड़ी रहती थी, बिना
सूचना दिए, जैसे उनको पता लग जाता तो एकदम। और आज हम सोचना चाहिए कि हम जनता को क्या सही दिशा में लेके जा रहे हैं। और राजनीति में जब अच्छे लोग आएंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। दो धाराओं के बीच चुनाव हो रहे हैं, तो जिस तरीके की राजनीति हो रही, तो इस तरीके की राजनीति ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं चलती। तो लिहाजा हम दिन पे दिन, वोट हमारा देख लीजिए बढ़ता जा रहा है, कोई कम नहीं हो रहा है, और सर्व समाज का वोट मिल रहा है हमें। लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, हम कुर्सी के लिए नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए और जनता की निस्वार्थ सेवा और सच्चाई के साथ उनकी मदद करना चाहते हैं। जी। अच्छा, अभी जो यहाँ से कद्दावर नेता माने जाते हैं इमरान मसूद जी, छोड़कर चले गए हैं पार्टी को। पहले कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, वीडियो में कह रहे हैं कि मायावती तो टिकट खरीदने का, चैनल पे उन्होंने बताया था कि मायावती जो है टिकट बेचती है, वहाँ से खरीदे जाते हैं टिकट। अब उनके जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? चुनावी निकाय चुनाव भी नज़दीक हैं। देखिए, जो जिस कद्दावर नेता की बात आप कर रहे हैं, अब जनता ने उन जिनको नकार दिया, जनता ने बीएसपी को भी नकार दिया, तो वो सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वीडियो वायरल उनके हो रहे, क्या क्या उन्होंने कल बोला था और क्या वे सिद्धांतों पे डटे हुए हैं। हम मानते हैं कि पार्टी बदलनी भी पड़ती है, किन्हीं कारणवश पार्टी बदलनी पड़ती है, लेकिन ये तो सोचिए कि हम उनके बारे में हम कल तक क्या क्या विचार दे रहे थे। जो हाजी फजलुर रहमान साहब के बारे में भी कह रहे थे, भाई बीएसपी की बहन जी ने जो है 3 तलाक के ऊपर कानून में क्या क्या, धारा 370 में है, बीजेपी के पक्ष में बोली, गद्दार कहती थी। ये उन्हीं के बोल हैं जी, जिनको आप कद्दावर करें। मेरे हिसाब से तो अब वो खुद अपने आप कद्दावर बन के रह गए। जनता के लिए उनका कोई मन में, जनता के मन में उनके प्रति कोई इस तरीके का आदर भाव नहीं रहा। तो क्या इनके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जिस तरीके से उनका जो एक बोलबाला था और चुनाव में वो रहता था, वो ख़त्म हो गया क्या? इससे तो समाजवादी पार्टी गठबंधन को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बीजेपी में न जाके बीजेपी की बी टीम में चले गए। जी। अच्छा, आप कह रहे थे कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोकतंत्र खतरे में है, तो इसका पीछे आपको क्या कारण नज़र आते हैं? और जिस तरीके से किसानों की जो गन्ने की पेमेंट है, बकाया है, किसानों के पास जो क्रेडिट कार्ड हैं, सबके ऊपर एक तरीके से पूरा का पूरा अंकुश लगा दिया गया है। और राकेश टिकैत जी का एक बयान आया था कि यहाँ पर कलम के ऊपर तलवार का पहरा है, बंदूक का पहरा है। तो क्या सच में इस तरह का माहौल देश में बना दिया गया है कि कोई भी बोलने वाला उसको दबा दिया जाएगा, किसानों को दबाया जाएगा, नए नए कानून उनके ऊपर थोपे जाएंगे, किसानों को लगातार धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, किसान नेताओं को लगातार संवाद करना पड़ेगा और बाद में वो कानून निरस्त कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे? लेकिन इतना लंबे समय देने की क्या ज़रूरत थी? 1 साल 1 महीना आंदोलन चला, उसमें आपको भी रोका गया, आप भी जा रहे थे, तो इसके पीछे आपको क्या साजिश नज़र आती है? देखिए, जो भी पार्टियां चुनाव मैदान में आती हैं, वो किसानों के लिए बड़े बड़े वायदों की घोषणा करती है। हम किसानों के लिए ये करेंगे, किसानों के लिए वो करेंगे, लेकिन इस सत्ता में आने के बाद किसानों को भूल जाते हैं। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। किसानों की जेब में पैसा होगा, गरीब मजदूर की जेब में भी, जो खेतीहर मजदूर है उसकी जेब में भी पैसा होगा। हर बिरादरी में किसान है और हर बिरादरी में मजदूर है। आप तो गांव गुहांड चैनल है आपका, गांव गुहांड में आप देखते हैं, और मुझे तो खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरीके से निकल रहे हैं पत्रकार और दिखा रहे हैं, ये हमारे गांव देहात के लिए एक बहुत अच्छी बात है। और वही प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहलाया जाता है मीडिया, उसमें हमारे लोग जाएंगे तो स्वाभाविक बात है हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सामने आएंगी। जो वायदे करती है सरकार, उनको पूरा करना चाहिए। घोषणा पत्र क्या हो, घोषणा पत्र में जो घोषित किया गया उसको आप अमल में लाए।
क्योंकि जनता पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं, जो मेन पार्टियां हैं, उन पे विश्वास करती है कि हाँ भाई ये करेंगे हमारे लिए। अगर उनको छलावा दिया जाएगा तो देश तरक्की कहाँ से करेगा? किसान की जेब में, खेती और मजदूर की जेब में पैसा होगा तो गांव के छोटे दुकानदार की जेब में पैसा होगा, और फिर वो कस्बों में जो थोक व्यापारी हैं और फिर जो इंडस्ट्री लगी हुई है उनमें ये पैसा जो चलायमान है वो होगा, तो जीडीपी भी बढ़ेगी अपने आप ही, जब खरीदारी भी होगी। आज देख लीजिए जो त्यौहार गए, उन त्योहारों में किस तरीके से फीका त्यौहार नज़र आए। महंगाई की मार है बहुत ज़बरदस्त, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रसोई भी और हमारी जो खेती किसानी है वो महंगाई की चपेट में है। भाजपा ने कहा था अपने संकल्प पत्र में कि स्वामीनाथन आयोग की C2+50 फॉर्मूला लागू किया जाएगा, नहीं लागू किया गया। 2022 में आय दुगनी होगी, अब देख लीजिए कितनी हो रही दुगनी, लागत कितनी बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों पर विचार करना चाहिए और जो घोषणाएं करते हैं उनको अमल में लाना चाहिए। ये पार्टियों को सोचना, नहीं तो जनता तो किसी पे भी विश्वास नहीं करेगी। जनता तो भ्रमित होके हम जनता को इन सारी चीज़ों से हटा के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय टीवी चैनल्स हैं वो तो जो सरकार चाह रही वो दिखा रही है। जो किसानों की बात है, जो हमारे यूट्यूब चैनल हैं या छोटे चैनल हैं, ये उजागर कर दें तो कर दें। अगर कैराना लोकसभा से टिकट किसी और का आता है, गठबंधन किसी और को टिकट भेजती है, तो आप क्या करेंगे फिर? साइड बदल लेंगे, पार्टी बदलेंगे, या फिर ऐसे ही चुनाव लड़ लेंगे आज़ाद? नहीं है, अगर और मगर का तो सवाल ही नहीं है। हम अगर और मगर में क्यों जाएं? जी, इसका तो सवाल ही नहीं है। मतलब चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। चुनाव की तैयारी है ज़बरदस्त तरीके से। नहीं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तब? अगर पार्टी नहीं देती है, जब नहीं देगी, ये तो सवाल काल्पनिक है आपका। मतलब पक्की बात हो रखी है सब? भाई पार्टी के निर्देशानुसार जो पॉलिटिकल फील्ड में है उनकी तो तैयारी रहती है, और हमारी तो ज़बरदस्त तैयारी है। निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और उम्मीद है कि गठबंधन जो है चुनाव जीतेगा। बता तो यही जा रहा है यहाँ पे की बार कैराना में गठबंधन मजबूत रहेगा, क्योंकि शामली में 3 सीटें हारी है बीजेपी। नहीं, केवल यहीं पे नहीं, आप देखना हमारे जो सहारनपुर है, सहारनपुर सीट है, उस पे भी, मुजफ्फरनगर सीट पे भी देखना आप, जो आपकी बागपत है, ये जो इधर पश्चिम की हैं, उनमें गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और उम्मीद से अधिक सफलता प्राप्त करेगा। जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने चौधरी साहब को सुना और पूरी तैयारी कैराना को लेकर की जा रही है, और बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ गठबंधन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में काफ़ी हलचलें हैं और संघ अपने कार्यों पर लग चुका है। अब देखते हैं कि 2024 के टिकट किसकी क्लियर होती है, कौन जीतकर लोकसभा में जाता है, और किसानों की, मजदूरों की जो आवाज़ है उसको लोकसभा के माध्यम से उठाकर निवारण करने की कोशिश करता है।